मॉर्निंग। आज के इस लेक्चर में हम 12th क्लास के ज्योग्राफी सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 3 टर्म 2 एग्जामिनेशन का जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से मैं पहले आपको ये चीज़ बता दूं कि इस वीडियो के और पूरे चैप्टर के 2 भाग होंगे, 2 हिस्सों में बांटा गया है क्योंकि चैप्टर की लेंथ काफ़ी ज़्यादा होने के कारण एक वीडियो में ये कंप्लीट नहीं हो सकता है। चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, क्योंकि चैप्टर का मीनिंग समझना सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ट्रांसपोर्ट का मीनिंग होता है द प्रोसेस ऑफ कैरिंग द मटीरियल फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया। द प्रोसेस ऑफ कैरिंग द मटीरियल, आपने एक जगह से दूसरी जगह पे मटीरियल को कैरी करके उसको शिफ्ट किया थ्रू सम टेक्नोलॉजी एंड उस टाइप की जो मूवमेंट है उसको हम बोल देते हैं ट्रांसपोर्ट। ओके, एंड ट्रांसपोर्ट के लिए एक सोर्स होना चाहिए जहाँ से आप चीज़ों को उठाओगे, कैरी करोगे, और एक डेस्टिनेशन होना चाहिए। ओके, डेस्टिनेशन पॉइंट और सोर्स पॉइंट। कम्युनिकेशन जो है वो प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग योर आइडियाज़ एंड व्यूज़। आपके जो आइडियाज़ हैं और व्यूज़ हैं और जो इन्फॉर्मेशन है जब आप किसी दूसरे पर्सन के साथ एक्सचेंज करते हो, शेयर करते हो, तो वो कम्युनिकेशन में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो भी एक कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन बेसिकली फॉर्मल और नॉन फॉर्मल 2 तरीक़ों का होता है। फॉर्मल में फेस टू फेस होता है, नॉन फॉर्मल में जैसे मैं आपको वन साइडेड, आप फ़ोन पे बात करते हो, जब आपको मीडिया के थ्रू कोई लेक्चर डिलीवर किया जा रहा है, तो वो सभी टाइप का जो कम्युनिकेशन है उसको हम बोल देते हैं नॉन फॉर्मल। तो इन मीनिंग्स को ध्यान में रखना। चलिए अभी हम मेन चैप्टर पे आते हैं। पहले ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन दिया हुआ है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन दोनों आपस में काफ़ी ज़्यादा लिंक्ड हैं। ओके, एंड वाई इज इट सो? क्योंकि कम्युनिकेशन के बिना ट्रांसपोर्ट कभी भी ग्रो नहीं करेगा और विदाउट ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन आल्सो कांट ग्रो, नहीं कर सकता है। तो इसलिए दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इनसेपरेबल है, और हम इनको अलग नहीं कर सकते हैं क्योंकि आज के टाइम में ड्यू टू एडवांसमेंट और टेक्नोलॉजी ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के बीच में जो लिंक्ड है वो काफ़ी अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश हो चुका है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड है। ठीक है, एंड नेक्स्ट वाले पार्ट में ट्रांसपोर्ट दिया हुआ है। ट्रांसपोर्ट ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि ट्रांसपोर्ट एक सर्विस है और फैसिलिटी है जिससे हम गुड्स को कैरी करते हैं पहले एरिया से दूसरे एरियाज़ में, और सिर्फ इसमें मटेरियल को ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता, इसमें गुड्स एंड पीपल, मतलब लोगों को, मटेरियल को शिफ्ट किया जा सकता है वन एरिया टू अनदर एरिया। और वो जो मटेरियल करने का जो मेन उसके पीछे जो मेन हम कह सकते हैं कि माध्यम हम यूज़ करेंगे, मीन्स वो ह्यूमन भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, और वेरियस काइंड ऑफ व्हीकल्स भी हो सकते हैं, चाहे वो 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4, 5 जो भी व्हीलर होगा। ठीक है, एंड ट्रांसपोर्ट बेसिकली जो अकर होगा, ट्रांसपोर्ट को हम ऑन लैंड भी कर सकते हैं, ऑन वाटर भी कर सकते हैं, ऑन मतलब ऑन एयर भी कर सकते हैं। तो ट्रांसपोर्ट की बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ मीन्स हैं जिसको हम वन बाय वन आगे डिस्कस करने वाले हैं। आगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर आपको बेसिकली 3 मार्क्स में क्वेश्चन बन सकता है। एंड सबसे ऑर्गेनाइज सर्विस मानी जाती है। ऑर्गेनाइज मीन्स इन ऑर्डर, इन सिस्टमेटिक वे हम इस ट्रांसपोर्ट जो इंडस्ट्री है उसको क्रिएट कर सकते हैं, जिससे ये ऑर्गेनाइज वे में रन करके लोगों की जो बेसिक नीड्स होंगी उसको सेटिस्फाई करेगी, सोसाइटी की नीड्स और लोगों की नीड्स को। और जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है उसमें बेसिकली ट्रांसपोर्ट आर्टरीज, जैसे ट्रांसपोर्ट जो रूट्स हम बोल देते हैं, चाहे वो लोकल रूट हों, चाहे वो स्टेट रूट हों, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट रूट्स हों, तो वो भी इसमें आएंगे। एंड इसमें व्हीकल आएंगे क्योंकि विदाउट व्हीकल तो ट्रांसपोर्ट कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। एंड उसमें मटीरियल आएगा जिसको हमने शिफ्ट करना है वन एरिया टू अनदर एरिया। और कोई ऑर्गेनाइजेशन आएगी जिसका मेन काम क्या होता है, किसी भी ट्रांसपोर्ट को
ऑर्गेनाइज करना, उसको मैनेज करना। जैसे एग्जांपल, इसमें एग्जांपल दूं, चाहे आपके जो हों नेशनल हाईवेज, इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, इनको मैनेज करने के लिए, उसका नाम है नहाई। ऐसे ही यदि मैं आपको बोलूं, जो स्टेट रोड्स होते हैं, जो आपके लोकल रोड्स होते हैं, उनको बनाने और मेंटेनेंस के लिए होता है PWD। ऐसे ही कई और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इन सभी टाइप के जो ट्रांसपोर्ट लिंक्स हैं और आर्टरीज हैं, इनको मेंटेन, कंस्ट्रक्ट और रिपेयर करने के लिए एक अथॉरिटी के रूप में काम करती हैं। नेक्स्ट वन, ये जो ट्रांसपोर्ट है, तो ये हमें अश्योर्ड और स्पीडी ट्रांसपोर्ट देने के लिए काफ़ी अश्योर्ड है, ठीक है, हमें देने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और हमें इसके साथ ही हमें एफिशिएंट कम्युनिकेशन सिस्टम, जो लोगों के बीच में जो कॉपरेशन को प्रमोट करेगा और लोगों को आपस में कनेक्ट करेगा, जिससे लोगों के बीच में जो यूनिटी है विल आल्सो बी प्रमोटेड। ओके, एंड अनदर वन इज, यदि हम बात करें एवोल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यदि हम एवोल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करते हैं, और एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, आपको शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे ओल्डेस्ट ट्रांसपोर्ट मीन्स कौन सा है, तो लैंड ट्रांसपोर्ट सबसे ओल्डेस्ट है। वाटर का जो सी रूट को आइडेंटिफाई किया गया वो बाद में किया गया। वाटर हालांकि पहले का ही है, लेकिन सबसे पहले जो प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग के लिए जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ किए जाते थे, तो उसमें लैंड ट्रांसपोर्ट का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सबसे पहले आता है। और यदि हम एवोल्यूशन की बात करते हैं, एवोल्यूशन देखो क्या होता है, एवोल्यूशन होता है चेंज, ओके, एंड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कि भाई आज से 1000 ईयर बैक और उससे भी ज़्यादा टाइम पहले और आज के टाइम में ट्रांसपोर्ट कैसे डेवलप हुआ है। तो यदि हम बात करते हैं इन द अर्लीस्ट में बेसिकली पहले ह्यूमन खुद एज अ कैरियर यूज होता था टू सेंड द मैसेज और शिफ्टिंग द मटेरियल। फिर धीरे धीरे ही स्टार्टेड टू यूज़ द एनिमल, तो उसने एनिमल को यूज़ करना शुरू कर दिया, जैसे म्यूल, हॉर्स, कैमल और भी कई जो एनिमल्स थे उनको यूज़ करता था ट्रांसपोर्ट पर्पस के लिए। उसके बाद जैसे ही व्हील का इन्वेंशन हुआ, तो बुल एंड कार्ट, वैगन, उनको यूज़ करना शुरू कर दिया गया। और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत रेलवे का इनोवेशन होना शुरू हुआ, और सबसे पहले जो रेलवे यूज़ किया गया तो उसमें स्टीम इंजन was invented in 18th century and revolutionary जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, और रेलवे सबसे इम्पॉर्टेंट जो और फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट 19th सेंचुरी में बन गया। बच्चे अपने इनके क्या करना है, ये पूरा पैराग्राफ में दिया हुआ है, इसके पॉइंट बना लेना। जैसे फर्स्ट जो 2.5 लाइन, फर्स्ट पॉइंट, देन सेकंड पॉइंट, देन थर्ड, फोर्थ, इस हिसाब से आप पॉइंट्स में ही सारी चीज़ों को करोगे। नेक्स्ट वन, इस रेलवे की इनोवेशन से ट्रांसपोर्ट काफ़ी स्पीडी और काफ़ी फास्टेस्ट मोड हो गया और काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने शुरू कर दिया उसने शिफ्टिंग करने में मटेरियल को। एंड इसके साथ ही कंब्यूशन इंजन का मीन्स होता है कि जब आप कोई फ्यूल यूज़ करते हो, चाहे वो कोल हुआ, चाहे वो पेट्रोल हुआ, एंड चाहे कोई CNG आप यूज़ हुआ किसी व्हीकल को प्रोसेस करने में, उनको हम बोल देते हैं कंब्यूशन इंजन। और जिसने रोड ट्रांसपोर्ट में काफ़ी एक हम कह सकते हैं एक काफ़ी रेवोल्यूशनरी चेंजेस लेके आया। एंड न्यू डेवलपमेंट जो हुई आफ्टर रेलवेज, तो वो एयर के बाद फिर पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट, रोप वेज और केबल वेज, ये ट्रांसपोर्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना शुरू कर दिया इसने, जिससे एयर ट्रांसपोर्ट और भी ज़्यादा और दिस टाइप ऑफ जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था वो और भी ज़्यादा एडवांस हो गया रादर दैन द जो ओल्ड वन थे। ओके, यदि हम बात करें मोड ऑफ ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, मैंने आपको पहले बता दिया बेसिकली जो मीन्स और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं उनको हम बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, इसको हम बेसिकली कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, इनको करेंगे हम 4 पार्ट में। 1 पार्ट का नाम होगा लैंड ट्रांसपोर्ट, देन होगा वाटर, देन होगा एयर, उसके बाद लास्ट होगा पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। ओके, लैंड के ऊपर बेसिकली 2 टाइप का ट्रांसपोर्ट एस्टेब्लिश हो सकता है, एक रोडवेज, एक रेलवेज। वाटर के ऊपर बेसिकली होगा तो वाटर, लेकिन हम डिवाइड इसको 2 पार्ट में करेंगे, एक होगा इनलैंड वाटरवेज, एक होगा ओशनिक वाटरवेज। एंड एयर ट्रांसपोर्ट भी 2 पार्ट में क्लासिफाई होगा। तो फर्स्ट होगा आपका
नेशनल, दूसरा होगा इंटरनेशनल, जिसको हम लोकल या डोमेस्टिक और इंटरनेशनल भी बोल सकते हैं। जो पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। वन बाय वन डिस्कस करेंगे सारे। चलिए, तो पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया हम किस किस मोड में इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। एंड सभी टाइप के जो मोड्स हैं वो इंटर और इंट्रा रीजन ट्रांसपोर्ट में आते हैं। इंटर होता है बिट इनसाइड द एरिया, ठीक है, एंड इंट्रा होता है बिटवीन द टू एरिया। उस चीज़ को दिमाग में रख लेना, ठीक है। इंट्रा मीन्स सपोज ए एरिया इज दिस, बी एरिया इज दिस, इनके बीच में जो ट्रांसपोर्ट होगा इन बिटवीन द टू, इसको हम बोल देते हैं इंट्रा। क्या बोलते हैं? इंट्रा। और यदि हम बोलेंगे इंटर, इंटर का मीन्स होता है जैसे सपोज ए एरिया इज देयर, तो इसके इन बिटवीन ही, मतलब इसके इनसाइड ही कोई जो आपका ट्रांसपोर्ट हो, इसको हम बोल देते हैं इंटर। तो दोनों में डिफरेंस होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो दोनों ही टाइप के सभी टाइप के जो ट्रांसपोर्ट हैं, चाहे वो लैंड, वाटर, एयर, जो भी टाइप का ट्रांसपोर्ट है, दोनों पैसेंजर और फ्रेट। फ्रेट होता है बच्चे ट्रांसपोर्ट, जैसे आपने कोई कमर्शियल पर्पज़ के लिए किसी चीज़ को भेजना है दूसरे एरिया में, तो उस ट्रेडिंग पार्ट के लिए और कमर्स पार्ट के लिए जब हम ट्रांसपोर्ट को यूज़ करेंगे उसको बोल देते हैं फ्रेट ट्रेड। ओके, एंड उसके बाद ग्रेट जो फ्रेट कैरियर हैं, जैसे रेलवेज हैं, ओशनिक हैं, और बार हैं, बोट्स हैं, मोटर हैं, ट्रक एंड पाइपलाइन। तो जिस सभी टाइप का जो ट्रांसपोर्ट है ये यूज़ किया जा सकता है फॉर कमर्शियल पर्पज़ आल्सो, फॉर ट्रेडिंग आल्सो। ओके, जिसमें गुड्स को वन एरिया टू अनदर एरिया शिफ्ट किया जाता है। चलिए, अभी हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। सिग्निफिकेंस ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसकी सिग्निफिकेंस क्या होगी। हम इन सभी पार्ट को डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में क्यों डिवाइड करते हैं, तो इसके कुछ फैक्टर्स आर देयर, जैसे नेचर ऑफ लैंड, नेचर ऑफ टोपोग्राफी हम कह सकते हैं। जिस हिसाब की किसी एरिया में टोपोग्राफी होगी उसी हिसाब का वहाँ पे ट्रांसपोर्ट एरिया मतलब या ट्रांसपोर्ट मोड होने वाला है। दूसरा पार्ट है वहाँ पे डिमांड, उस एरिया में लोगों की डिमांड क्या है। सपोज लोगों के पास परचेजिंग पावर पैरिटी नहीं है, मतलब लोगों के पास पैसा नहीं है, और वहाँ पे हम एयर ट्रांसपोर्ट इस्टेब्लिश कर दें, ये पॉसिबल नहीं होगा कि वो वहाँ पे सक्सेस हो। तो इसलिए नेचर ऑफ द टोपोग्राफी, मतलब टाइप ऑफ लैंड और डिमांड काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी एरियाज़ में, किसी भी एरिया में जो किस टाइप का ट्रांसपोर्ट डेवलप होने वाला है। ठीक है, इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। ओके, यदि हम सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो इसके फैक्टर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। सबसे पहले टाइप ऑफ गुड्स, आपने कौन से टाइप की गुड्स को मूव करना है वन एरिया टू अनदर एरिया। यदि आपकी गुड्स लाइट वेट होंगी, हल्की, ठीक है, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, आपको क्या चाहिए, टाइम टेकन जो होगा वो बहुत कम होना चाहिए। ठीक है, कम होना चाहिए। देन तो आप कौन सा टाइप का मोड यूज़ करोगे, तो आप फास्टेस्ट मोड यूज़ करोगे। फास्ट में क्या आता है, एयर। ओके, अभी वाई नॉट रेलवे, क्योंकि यहाँ पे लाइट वेट है, और यदि आपके पास मटेरियल बल्कि है, हैवी वेट मटेरियल, हैवी वेट। ओके, और आपके पास टाइम कम है, टाइम टेकन आप चाहते हो कि मेरे पास शॉर्ट हो, तो 101% आप कौन सा यूज़ करोगे, आप रेलवे यूज़ करोगे। ओके, लेकिन यदि आपके पास मटेरियल आपके पास हैवी है, ओके, लेकिन आपने लोकली पहुंचाना है, थोड़ा बहुत डिस्टेंस इज देयर, ओके, तब आप वहाँ पे रोड ट्रांसपोर्ट यूज़ करोगे। ओके, तो वेट ऑफ द मटेरियल है ना, तो और टाइम टेकन काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है, और टाइप ऑफ गुड्स तो बहुत रोल प्ले करता है। टाइप ऑफ गुड्स मीन्स आपका नेचर ऑफ गुड्स क्या है। आपने सपोज कोई लिक्विड मटेरियल भेजना है, लिक्विड, तो उसके लिए पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट बेस्ट होगा। ओके, एंड उसके बाद आपने कोई पेरिशेबल गुड्स भेजनी है, पेरिशेबल मीन्स जो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको फास्ट ट्रांसपोर्ट चाहिए। फास्ट ट्रांसपोर्ट में या तो लोकली रोड होगा, यदि आपने दूर भेजना है तो उसके लिए एयर ट्रांसपोर्ट बेस्ट रहेगा। तो इट मीन्स कि दीज आर द सर्टन फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जो एक सिग्निफिकेंस के अंदर भी आता है। चलिए, आगे दिया है सर्विस टू बी ट्रांसपोर्टर, इसके ऊपर जो आपकी कॉस्ट आएगी ट्रांसपोर्ट की, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द ट्रांसपोर्ट। मैंने जैसे बता दिया, डिमांड और नेचर ऑफ लैंड काफ़ी रोल प्ले करते हैं। तो ये सर्टन फैक्टर हैं, इसके ऊपर आपको 2 मार्क्स में क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट आर द मेजर फैक्टर अफेक्टिंग द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। 2 मार्क्स में क्वेश्चन बन सकता है। आगे इसकी सिग्निफिकेंस जो दिया मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। ऑशनिक फ्रेट ट्रांसपोर्ट
कैरीज इंटरनेशनल गुड्स, जो ओशंस के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा वो दो कंट्रीज़ को और दो कॉन्टिनेंट को आपस में ज्वाइन करता है, तो वो इंटरनेशनल गुड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। रोड ट्रांसपोर्ट हमेशा डोर टू डोर सर्विसेज होगी और शॉर्ट डिस्टेंस होगा एंड काफ़ी चीपर है और फास्ट है। एंड रेलवे ज़्यादातर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होता है लेकिन फास्ट होगा और चीपेस्ट होगा। अनदर वन, यदि एयरवेज की बात करते हैं और ज़्यादातर हाई वैल्यू गुड्स और लाइट वेट की गुड्स होंगी और पेरिशेबल गुड्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा और डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगा। मतलब आपके पास सपोज आपने 1000 किलोमीटर जाना है लेकिन आपके पास टाइम कम है तो आप एयर ट्रांसपोर्ट यूज़ करोगे। तो ये कुछ फैक्टर्स थे और सिग्निफिकेंस थी जो आपको दिमाग में रखनी है। ये सिग्निफिकेंस आपको 3 मार्क्स क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। आगे है लैंड ट्रांसपोर्ट। यदि हम बात करते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट की, लैंड ट्रांसपोर्ट सबसे पुराना ट्रांसपोर्ट है और इसको ग्राउंड ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं, जिसमें लोगों को और गुड्स को वन एरिया टू अनदर एरिया मूव किया जाता है थ्रू सम एनिमल एंड उसके बाद थ्रू सम व्हीकल। ओके, बेसिकली लैंड ट्रांसपोर्ट को हम 2 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, वो है एक रोड्स एक रेलवे। मैंने ऑलरेडी आपको शुरू में फ्लो चार्ट के थ्रू बता दिया था। यदि हम पहले बात करते हैं रोड ट्रांसपोर्ट की, रोड ट्रांसपोर्ट बेसिकली टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट है, सबसे ज़्यादा और सबसे बड़े एरियाज़ में यूज़ किया जाता है क्योंकि रोड्स आर इजी टू कंस्ट्रक्ट, बनाने आसान है एज़ कम्पेयर टू रेलवे, और आपकी जो कॉस्ट है वो भी थोड़ी कम आती है। तो ये सारी चीज़ें एक कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको कीप इन माइंड रखने पड़ेंगे। आगे है, यदि हम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ट्रांसपोर्ट बाय रोड काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड डोर टू डोर सर्विस मैंने ऑलरेडी बता दिया, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है, ये मैंने बता दिया है। ट्रेडिंग और कमर्स में तो काफ़ी रोल प्ले करता है। ट्रेडिंग और कमर्स पार्ट में आपने कोई चीज़ों को सेल करना है, दूसरे एरिया में सेंड करना है फॉर ट्रेडिंग पर्पस के लिए, तो रोड्स आर बीइंग यूज्ड एट ए लार्ज स्केल, आपने दिमाग में रखना है। बेसिकली हम रोड्स को 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, एक मेटल्ड होते हैं एक अनमेटल्ड। बच्चे जो मेटल्ड रोड होते हैं उनको हम बोल देते हैं कंक्रीट रोड, उस चीज़ को दिमाग में रख लेना, कंक्रीट रोड। और जो अनमेटल्ड होते हैं उनको हम बोल देते हैं वेदर्ड रोड, वेदर्ड। इस दोनों चीज़ों को दिमाग में रख लेना। कंक्रीट रोड होते हैं विच आर फुली सीमेंटेड, जो पूरे सीमेंटेड रोड होते हैं और उनके ऊपर वेदर का कोई इफेक्ट नहीं होता, जैसे ज़्यादा बारिश आ गई, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर, तो वो नहीं टूटते हैं, ब्रेक नहीं करते हैं, इसलिए इनको परमानेंट रोड भी बोला जाता है। लेकिन दूसरों को वेदर रोड क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे आर ईजिली इफेक्टेड बाई चेंजिंग इन द वेदर कंडीशन। जैसे सपोज हाई टेम्परेचर हो गया, लो टेम्परेचर हो गया, या फ्लड आ गए, या उसके बाद हाई रेन हो गया, है ना, कुछ भी थोड़ा बहुत अर्थक्वेक आया तो दे कैन बी इजीली ब्रोकन डाउन, है ना, टूट जाएंगे। तो इसलिए इनको अनमेटल्ड रोड बोल देते हैं। और वेदर से इफेक्ट होंगे इनको वेदर रोड भी बोल देते हैं। आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ये वेदर रोड ऑलरेडी आपको बता दिया है एंड अनदर वन इज अनमेटल्ड रोड है, ऑलरेडी आपको बता दिया गया है। चलिए आगे है लेंथ ऑफ द रोड एंड देयर क्वालिटी। ये एरिया टू एरिया काफ़ी मैटर करती है। वाई सो? बिकॉज जो भी डेवलप्ड एरियाज होंगे, मतलब डेवलप्ड कंट्री, उनके पास क्या होता है, मनी ज़्यादा होगा, पैसा ज़्यादा होगा एंड बेस्ड ऑन द वी कैन से द परचेजिंग पावर पैरिटी ऑफ द कंट्री, ठीक है, जितना उनके पास वो इकोनॉमिकली ज़्यादा साउंड होंगे एंड वो ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड्स, ठीक है, वो ज़्यादा मेटल रोड, अच्छी क्वालिटी के रोड्स आर देयर, वो सारी चीज़ वहाँ पे होने वाली है एंड वहाँ पे मेंटेनेंस भी प्रॉपरली होगी। तो इसलिए ये इनका लेंथ और इसकी डेंसिटी और द क्वालिटी ऑफ द रोड्स वो डेवलपिंग टू डेवलप्ड एरिया वेरी करते हैं। यदि हम डेवलप्ड की बात करें तो डेवलप्ड कंट्री में क्वालिटी ऑफ द रोड्स बहुत अच्छे होते हैं एंड लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करते हैं, इनको मोटरवेज रोड भी बोल देते हैं। एंड वन शॉर्ट क्वेश्चन जहाँ से बन सकता है, इंडिया में उनको रोड्स ही बोलते हैं, नेशनल हाईवेज बोलते हैं, लेकिन जर्मनी में उनका नाम है ऑटोबन्स। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन बहुत बच्चे इग्नोर कर देते हैं। व्हाट आर ऑटोबन्स, क्या होते हैं? ऑटोबन्स आर द मोटरवेज रोड इन जर्मनी, ओके, एंड also connecting the interstate और intrastate which offer speedy movement, काफ़ी speedy movement को ये we can say प्रोवाइड करते हैं लोगों को। यदि हम बात करें टोटल मोटरवेज रोड लेंथ इन द वर्ल्ड, यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन कई बार आ जाता है, जैसे रोड डेंसिटी किस में ज़्यादातर रोड लेंथ ज़्यादा है, कौन से कॉन्टिनेंट या कंट्री में, शॉर्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। वर्ल्ड्स टोटल मोटरवेज जो
रोड हैं उनका जो टोटल लेंथ इन द वर्ल्ड इज 15 मिलियन, ये चीज़ दिमाग में रख लेना। एंड नॉर्थ अमेरिका अकेला 33%। यदि मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा मैप बना के दिखाऊं तो हेयर इज़ द नॉर्थ अमेरिका एंड दिस वन इज़ द साउथ अमेरिका। ये हम ऐसे बात करें साउथ अमेरिका, तो अकेले नॉर्थ अमेरिका में जो कितना 33% जो आपको रोड की लेंथ मिलती है जो मोटरवेज हैं, जिसमें मेन कंट्रीज़ हैं कनाडा और यूएसए और मैक्सिको का पार्ट है, ठीक है। और ये 3 कंट्री ही मेन है, उसके बाद ये करेबियन पार्ट है, यहाँ ग्वाटेमाला, पनामा, हॉन्डुरस, निकारागुआ, कोस्टा रिका, ये सारे कंट्रीज़ हैं। बेसिकली नॉर्थ अमेरिका अकेला ही 33% ऑक्यूपाई करता है टोटल मोटरवेज रोड लेंथ को। इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है। यदि हम बात करें रोड डेंसिटी की, देखिए रोड डेंसिटी को एक्सप्लेन करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, आप इसको पॉपुलेशन डेंसिटी के साथ ही कंपेयर कर सकते हैं। जब हम किसी चीज़ का डेंसिटी निकालते हैं, डेंसिटी, तो इट मीन्स डेंसिटी को निकालने के लिए हमेशा ही हम किसी भी फिनोमेना, मतलब जिस चीज़ का डेंसिटी निकालना है उसको टोटल एरिया से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। आपको क्या निकालना है, रोड डेंसिटी, तो यहाँ पे क्या आ गया, लेंथ ऑफ रोड्स, टोटल लेंथ ऑफ द रोड डिवाइडेड बाय द टोटल एरिया। बात मेरी समझ रहे हो? तो इसी को हम बोल देते हैं रोड डेंसिटी। क्या बोलते हैं? रोड डेंसिटी। चलिए एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए तो रोड डेंसिटी क्या लिखा हुआ है, रोड डेंसिटी रेफर्स टू द टोटल लेंथ ऑफ द रोड, ठीक है, पर 100 या 1000 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, 100 स्क्वायर किलोमीटर लिख लिए तो वुड बी बेटर, है ना। तो इसमें क्या है, इसको हम बोल देते हैं रोड डेंसिटी। अभी 100 स्क्वायर किलोमीटर एरियाज में टोटल लेंथ कितनी होगी? कई बच्चे बोलेंगे कि सर 100 स्क्वायर किलोमीटर ही होने वाली है। नहीं, चलिए हम एक एरिया ले लेते हैं, सपोज हेयर इज़ द एरिया 100 स्क्वायर किलोमीटर। इसमें रोड का जरूरी नहीं है कि वो 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ही होगा, इसमें वी कैन कंस्ट्रक्ट मोर देन 100 स्क्वायर किलोमीटर रोड्स। इस हिसाब से वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम रोड किस हिसाब से बनाने जा रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो इट मीन्स यहाँ पे एक स्पेसिफिक यूनिट ऑफ एरिया में कितना रोड लेंथ है टोटल, उसको उसका रोड डेंसिटी बोलते हैं। होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। यदि हम बात करें हाईएस्ट नंबर ऑफ व्हीकल, ठीक है, आर रजिस्टर्ड, जो कॉन्टिनेंट है वो है नॉर्थ अमेरिका। ऑलरेडी आई टोल्ड यू, मैंने बता दिया। और जहाँ पे रोड का रजिस्टर व्हीकल ज़्यादा होंगे वहाँ पे स्पेस ज़्यादा चाहिए, तो रोड डेंसिटी ज़्यादा होना कोई बड़ी बात नहीं है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न यूरोप। ओके, नेक्स्ट वन। आगे यदि हम बात करते हैं हाईवेज का, वेट फॉर ए मिनट, चलिए हम हाईवेज का बात करते हैं। तो हाईवेज काफ़ी रोल प्ले करते हैं, जो लैंड ट्रांसपोर्ट के अंदर सेकंड कैटेगरी है। पहले रोड्स आते हैं, देन हाईवेज आएंगे। हाईवेज को एक्सप्रेस वे भी बोल देते हैं। मल्टी लेन होंगे, फुली कंस्ट्रक्टेड होते हैं, इसमें एम्बार्कमेंट्स होता है, ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए काफ़ी जैसे जेब्रा लाइंस है ना, ट्रैफिक लाइट्स, वो सारी चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी आपको मिल जाएंगी, जो रोड ट्रांसपोर्ट के ऊपर मतलब रोड्स के ऊपर थोड़ी कम मिलती हैं। तो हाईवे की मेंटेनेंस, रिपेयर और इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए वन अथॉरिटी इज़ देयर, उसका नाम है, इंडिया में उसका नाम है नहाई। तो वन ऑर्गेनाइजेशन होती है किसी भी कंट्रीज़ में। ओके, अनदर वन इज़ हाईवेज जो हैं वो फुली मेटल्ड होते हैं, मैंने ऑलरेडी बता दिया, और 2 स्टेट को, मोर देन 2 स्टेट को आपस में ज्वाइन करते हैं। कंट्री के जो बड़े हेडक्वार्टर्स हैं उनको ज्वाइन किया जाता है। ओके, एंड ऑब्स्ट्रक्टेड फ्लो ऑफ ट्रैफिक है, यहाँ पे जैम्स मतलब जो ट्रैफिक जाम्स होते हैं वो नहीं लगते हैं, वो चीज़ को दिमाग में रख लेना। एंड अनदर वन 80 मीटर वाइड इसकी एवरेज विड्थ होती है। एंड सेपरेट ट्रैफिक लेन्स होंगे, मल्टी लेन होंगे, ब्रिज, फ्लाईओवर और डुअल कैरिज वे, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्री में आपको इनका नंबर ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। अनदर वन, यदि हम वर्ल्ड के हाईवेज़ की बात करें, वर्ल्ड के कौन से इंपॉर्टेंट हाईवेज़ आर देयर, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इनको मैप में आपको दिखाया जाएगा। पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें। एंड नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज़्यादा हाई डेंसिटी आपको मिलती है। कितनी है हाई डेंसिटी है नॉर्थ अमेरिका में? हाईवे डेंसिटी 0.65 किलोमीटर
पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब सिंपल कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में आपको 0.65 किलोमीटर हाईवे मिल जाते हैं, जो काफ़ी हाई है, ठीक है। एवरी प्लेस विद इन 20 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द हाईवे, तो मतलब कोई भी प्लेस है वो हाईवे से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है, तो ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर के अंदर अंदर ही वो हाईवे से कनेक्ट हो जाता है, जो एक अच्छी बात है, जो उस एरिया का नेटवर्क और कनेक्टिविटी को वेल कनेक्टिविटी को अच्छे से दिखा रही है। ओके, कुछ सिटीज़ हैं जो लोकेटेड हैं ऑन द पैसिफिक कोस्ट के ऊपर, एंड वेस्ट है और अटलांटिक कोस्ट ऑन द ईस्ट है, जो सब बड़ी सिटीज़ आर कनेक्टेड बाय द नेशनल हाईवेज, ठीक है। एंड द सिटीज़ ऑफ जैसे कनाडा है, ऐसे मैक्सिको में कुछ सिटीज़ हैं, ये नॉर्थ अमेरिका की बात ही हो रही है, तो ऑल आर कनेक्टेड बाय द हाईवेज, ठीक है। एंड इट शोज द वेल कनेक्शन ऑफ द हाईवेज विद द वी कैन से जो उनकी लोकल सिटीज़ हैं, बड़ी सिटीज़ हैं, उनको कैसे हाईवेज कनेक्ट करते हैं वो चीज़ बताया गया है। ओके, चलिए हम कुछ मेजर हाईवेज डिस्कस करते हैं जो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में हैं। इनका आपको दिखा दिया जाएगा कौन कौन से हाईवेज कहाँ कहाँ पे हैं, मैप में दिखाया जाएगा, उसका प्रॉब्लम नहीं है, उसको दिखाया जाएगा आपको। चलिए हम बात करते हैं पहले ट्रांस कैनेडियन हाईवे। ट्रांस कैनेडियन हाईवे जैसे नाम ही दिया है, ट्रांस कैनेडियन हाईवे, ट्रांस का मीन्स होता है टू क्रॉस, टू मूव अक्रॉस, बीच में से क्रॉस कर जाना, ठीक है, इसको बोल देते हैं ट्रांस, ठीक है। एंड यदि ट्रांस के आगे लिखा हुआ कॉन्टिनेंट, ट्रांस कॉन्टिनेंटल लिखा होता है ना, तो इट मीन्स कॉन्टिनेंटल के दो एरियाज को, दो पॉइंट्स को, दो एक्सटेंट को, ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट और मे बी नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट, उनको आपस में मिलाएं, उनको बोल देते हैं ट्रांस कॉन्टिनेंटल, ठीक है। आगे हाईवे होगा या रेलवे होगा वो आप देख लेना कौन सा दिया है। यहाँ पे दिया है ट्रांस कैनेडियन, तो इट मीन्स कैनेडा के बिल्कुल बीच में से ये पास थ्रू करता है। ट्रांस बोला है तो टू मूव अक्रॉस, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। तो यहाँ पे ऐसे हम देखें तो सपोज हेयर इज़ कैनेडा, तो कनाडा के एक एरिया से दूसरे एरिया की तरफ ये क्रॉस कर रहा है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ट्रांस कैनेडियन, इनको मैप में दिखाया जाएगा। ट्रांस कैनेडियन है जो वैनकूवर को, जो ब्रिटिश कोलंबिया में पड़ता है, टू सेंट जॉन सिटी है ऑन द ईस्ट कोस्ट, इसके साथ लिंक्ड करता है। आगे हम बात करते हैं अलास्कन हाईवे। जो अलास्कन हाईवे है वो इट लिंक एडिम्पटन, एडिम्पटन पड़ता है कनाडा में, और उसके बाद द प्लेस इन अलास्का दैट इज एनकॉर्ज इन अलास्का प्लेस, उनको दोनों को ज्वाइन करता है और पूरा अलास्कन पार्ट को कवर करेगा, तो अलास्कन हाईवे है। अनदर वन जो पैन अमेरिकन है, ये नॉर्थ अमेरिका का सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे है इसको, और वर्ल्ड का भी लॉन्गेस्ट मोटरवेज रोड है, इसको दिमाग में रख लेना। लार्ज पोर्शन ऑफ दिस मतलब जो हाईवे है कंस्ट्रक्टेड और वेल कनेक्टेड है, वो ज़्यादातर 3 कॉन्टिनेंट को ज्वाइन कर रहा है ये, एक साउथ अमेरिका एंड सेंट्रल अमेरिका एंड यूएसए एंड कनाडा। यूएसए एंड कनाडा एंड सेंट्रल अमेरिका ये नॉर्थ अमेरिका में आते हैं, बाकी साउथ में आता है। तो 2 कॉन्टिनेंट को ज्वाइन कर रहा है, साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका, जिसमें सेंट्रल अमेरिका मैक्सिको, निकारागुआ, हॉन्डुरस, पनामा, कोस्टा रिका ये कंट्रीज़ हैं, और यूएसए और कनाडा सबसे बड़े कंट्री हैं नॉर्थ अमेरिका में, उनको आपस में ज्वाइन करता है। तो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट मोटरवेज ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्ट्रॉस हाईवे है, ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में है। और बेसिकली ये नॉर्थ टू साउथ ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पे यदि मैप बनाऊँ यहाँ पे, तो नॉर्थ को साउथ ऑस्ट्रेलिया से ज्वाइन करता है, डार्विन टू मेलबॉर्न, ठीक है, बाय टेनेंट क्रीक एंड उसके बाद एलाइज स्प्रिंग इन ऑस्ट्रेलिया, उसको ज्वाइन करता है। यदि हम बात करते हैं यूरोप की, तो यूरोप हैज़ अ लार्जेस्ट नंबर ऑफ व्हीकल, ठीक है, एंड अ वेल डेवलप्ड हाईवे नेटवर्क। यूरोप में नंबर ऑफ व्हीकल भी ज़्यादा हैं और उसके लिए स्पेस भी, मतलब हाईवे नेटवर्क भी बहुत अच्छा है। तो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है रेलवे और वाटरवेज को, ठीक है, विद द हाईवेज, क्योंकि हाईवेज को जब वेल कनेक्टेड हैं तो काफ़ी हाई लेवल पे यूज़ होते हैं, तो वहाँ पे रेलवेज और वाटरवेज को कंपटीशन काफ़ी हार्ड एंड फास्ट मिल रहा है, ठीक है। लेकिन जब भी हम रशिया की बात करते हैं तो रशिया में काफ़ी जोग्राफिकल एक्सटेंट काफ़ी है रशिया का। यदि हम रशिया का बात करें तो रशिया इस हिसाब से दूसरे कॉन्टिनेंट में क्या कर रहा है, मतलब स्प्रेड ओवर हुआ है, तो इसका ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये यूरोप, और यहाँ पे इतना पार्ट इसका यूरोप में आता है और बाकी पार्ट इसका एशिया में आएगा, तो कॉमन पार्ट को यूरेशिया बोलते हैं। एंड जोग्राफिकल एक्सटेंट ज़्यादा होने के कारण इसका, तो यहाँ पे रेलवे काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
रेलवे काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन रेलवे के साथ यहाँ पे हाईवेज़ भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो इसकी बड़ी मार्केट को काफ़ी इम्पॉर्टेंट मतलब कंपटीशन देते हैं, वो चीज़ दिमाग में रख लेना। एंड हाईली नेटवर्क ऑफ हाईवेज़ क्यों है जहाँ, क्योंकि इंडस्ट्रियल रीजन है, इंडस्ट्री एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है इस एरिया में, मॉस्को इंडस्ट्रियल रीजन है। ओके, एंड उसके बाद दो कॉन्टिनेंट को ज्वाइन करता है, ट्रेडिंग पार्ट में काफ़ी रोल प्ले करता है। यूराल माउंटेन है जो सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल है मिनरल वगैरह को, तो मिनरल की मूवमेंट यहाँ इस के थ्रू की जाती है। ठीक है, मॉस्को काफ़ी बड़ा हब है इंडस्ट्री का। एंड इम्पॉर्टेंट मॉस्को वाल्दिवोस्तोक एक लिंक है, मॉस्को यहाँ पड़ता है, वाल्दिवोस्तोक यहाँ पड़ता है। तो मतलब ये एक ऐसा हाईवे है जो यूरोप और एशिया को आपस में ज्वाइन करता है। ठीक है, दो कॉन्टिनेंट को, तो काफ़ी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है इस एरिया की। ओके, यदि हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना में हाईवे कनेक्ट करता है ऑल मेजर सिटीज़ को। ठीक है, एंड जो पूरे कंट्री के अंदर क्रॉस करती हैं, जैसे कुछ एरियाज़ दिए हुए हैं इन्होंने, टंगस्तो है, वियतनाम बॉर्डर, शिंघाई दिया हुआ है, ग्वांगझोउ दिया हुआ है, बीजिंग, एंड ए न्यू हाईवे लिंक चेंगडू विद ल्हासा तिब्बत। तो जो अभी चाइना के चिंगडू एरिया को ल्हासा तिब्बत के एरिया से कनेक्ट किया है थ्रू हाईवेज। ठीक है, सो दैट के जो कंट्रोलिंग हो सकता है वो स्ट्रेटेजिक और डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, उनको ज्वाइन किया है। ठीक है, एंड अनदर वन अफ्रीका वाले पार्ट में यदि हम देखते हैं तो हाईवेज हैं लेकिन ओनली सिलेक्टेड एरियाज़ में हैं, क्योंकि कॉन्टिनेंट काफ़ी ज़्यादा पॉवर्टी में है और गवर्नमेंट इतना ध्यान नहीं दे रही है, तो इसलिए वहाँ पे हाईवेज जो हैं वो काफ़ी कम है, लेकिन जितने एरिया में हैं दे आर वेल कनेक्टेड। जैसे अल्जीरिया है, उसके बाद नॉर्थ टू कोनार्की एंड गुइना, अनदर हाईवे ज्वाइन द कैरो टू मतलब कैरो टू केप टाउन। ठीक है, इजिप्ट कैरो की कैपिटल है और केप टाउन साउथ अमेरिका में है, और उनको ज्वाइन करते हैं। तो ये कुछ एरियाज़ हैं जो यहाँ पे दिए हुए हैं, एंड लेट्स ट्राई टू डिस्कस ऑल दोज एरियाज़। और मैं आपको अभी इनको शो कर रहा हूँ मैप की हेल्प से, तो हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा इनको समझना। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था यूएसए में। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में यदि हम रेलवे रूट की बात करते हैं तो ये रेलवे रूट जो आपको दिया हुआ है बेसिकली यूएसए के अंदर है। आपकी बुक में ये नहीं है, लेकिन ये रूल काफ़ी इम्पॉर्टेंट हाईवे है यूएसए का, जो कैलिफोर्निया स्टेट को इस साइड से सीधे आगे जाके वाशिंगटन डीसी और जो ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर ज्वाइन करता है, और इसको भी हम बोल सकते हैं अमेरिकन हाईवेज बोलते हैं, ट्रांस अमेरिकन हाईवे। ट्रांस क्यों, मूव अक्रॉस, पूरे कॉन्टिनेंट के एक एक्सटेंट को दूसरे एक्सटेंट से मिला रहा है। दो वाटर बॉडीज़ हैं जी, इसमें पैसिफिक एंड दिस वन इज़ अटलांटिक ओशन, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रख लेना, यूनाइटेड स्टेट का। ओके, यदि हम नेक्स्ट बात करते हैं, इनको हम डिस्कस बाद में करेंगे, लेकिन मैप में मैं पहले बता देता हूँ। ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट हाईवेज़ हैं इंडिया के। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे इनको क्यों बोला जाता है, इन गोल्डन क्वाड्रिलेटर का दूसरा नाम सुपर हाईवे है, इनको एक्सप्रेस वेज भी बोल देते हैं। एंड क्योंकि ये इंडिया की मेजर सिटीज़ को आपस में ज्वाइन करते हैं, जिसमें दिल्ली, मुंबई एंड उसके बाद चेन्नई एंड कोलकाता, इनको ज्वाइन करते हैं। लेकिन उसके बाद इनको अभी बेंगलुरु को भी ज्वाइन कर दिया है, और उसके बाद हैदराबाद के साथ इसको ज्वाइन करने की प्लानिंग अभी है। ओके, तो चार मेजर जो मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं उनको ज्वाइन करने के लिए जो रोड्स हैं उन सभी रोड्स को हम बोल देते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल क्यों बोलते हैं, आप देखिए यहाँ पे क्वाड्रिलेट्स बन रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं इस हिसाब से। ठीक है, एंड इनको बोल देते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे पूछा जा सकता है आपको, टर्मिनल स्टेशन मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली। ठीक है, इसको दिमाग में रख लेना इनको, क्योंकि ये इनको ही क्यों ज्वाइन किया गया है, क्योंकि ऑल दो सिटीज़ पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, और अदर जो हेडक्वार्टर्स वो किसी भी सेक्टर के हों उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं। बेंगलुरु आईटी सेक्टर के लिए, मुंबई कमर्शियल कैपिटल है, उसके बाद दिल्ली ट्रेडिंग ट्रांसपोर्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोलकाता ओशनिक ट्रांसपोर्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चेन्नई ओशनिक ट्रांसपोर्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी सिटीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं इंडस्ट्रियल पर्पज़, कमर्शियल, और उसके बाद
पॉपुलेशन बाकी एरियाज़ में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, इसलिए इनको ज्वाइन करने वाले जो रोड्स हैं उनको बोलते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जो इन सिटी के बीच में कनेक्शन को एस्टेब्लिश करते हैं। इनको दिमाग में रख लेना। आगे ट्रांस कैनेडियन हाईवे, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ट्रांस कैनेडियन हमने किया था वहाँ पे। ट्रांस कैनेडियन विच ज्वाइन द वैनकूवर विद द टोरंटो, टोरंटो के बाद ये आगे इसको सेंट जॉन सिटी, ठीक है, यहाँ तक ज्वाइन कर रहा है। इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा वेट कीजिए जी। उसके बाद यदि हम बात करते हैं ट्रांस कैनेडियन जो हाईवे है ज्वाइन वैनकूवर विद टोरंटो, टोरंटो विद हैलिफैक्स, तो आप कनाडा का पार्ट ही देख सकते हो, तो विद वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंट को ज्वाइन करता है। दो वाटर बॉडीज़ हैं, ये पैसिफिक ओशन है, ये उसके बाद अटलांटिक ओशन है, उनको ज्वाइन करता है। इस चीज़ को दिमाग में रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बड़ी मार्केट को ज्वाइन कर रहा है, आप देख सकते हो ये जो पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट, उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांस साइबेरियन, जो ट्रांस साइबेरियन बेसिकली यदि हम बात करें तो यूरोप और एशिया को ज्वाइन करता है। ऑलरेडी मैंने मार्क कर दिया था यहाँ पे, और वन ऑफ द लॉन्गेस्ट हाईवेज़ में आता है। बेसिकली लॉन्गेस्ट जो हाईवेज़ आपका है वो मोटरवेज़ वो है पैन अमेरिकन, लेकिन ये भी वन ऑफ द लॉन्गेस्ट में आ रहा है। तो यू कैन सी हेयर मॉस्को से लेके, मॉस्को इज़ हेयर इन बेसिकली यूरोप पार्ट, ठीक है, विद वॉल्दिवोस्टॉक, वॉल्दिवोस्टॉक यहाँ है, ये एशिया में पड़ता है, ठीक है। दो कॉन्टिनेंट को ज्वाइन करता है, यूरोप विद एशिया, कॉमन पार्ट को बोलते हैं यूरेशिया। ओके, एक ही कंट्री के अंदर है। एंड उसके बाद यहाँ पे यूराल माउंटेन्स आर देयर, तो यूराल माउंटेन को ये आप उसके बीच में से पास थ्रू होगा, तो जितना भी यहाँ पे मिनरल होता है उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है वन एरिया टू अनदर एरिया इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए। इनको दिमाग में रख लेना। एंड ये हाईवे दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी कनेक्शन काफ़ी एस्टेब्लिश करता है। उलन बतौर मंगोलिया की कैपिटल है, आप देखिए जहाँ से मंगोलिया बिल्कुल पास में पड़ जाता है। कजाकिस्तान यहाँ से बिल्कुल उमसक से पास में पड़ जाता है। एंड चाइना, आप देखिए चाइना, तो चाइना का डिस्टेंस यहाँ से बिल्कुल क्लोज है। तो इट मीन्स दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी जो हम कह सकते हैं कि ट्रेडिंग के लिए तो ये हाईवेज़ काफ़ी रोल प्ले करते हैं। अनदर वन तो वही है पैन अमेरिकन हाईवे है। एंड उसके बाद आपका जो बाकी इसमें हाईवेज़ आपको दिए हुए हैं, तो जो ऑलरेडी हाईवेज़ हम कर चुके हैं, ठीक है। पैन अमेरिकन एंड जो आपके ऑस्ट्रेलियन हाईवेज़ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको भी डिस्कस हमने करना था और हम कर चुके हैं, ठीक है। मैंने मैप के थ्रू आपको पैन अमेरिकन बता दिया कहाँ से कहाँ तक है। यदि हम बात करते हैं इसमें हाईवेज़ का, तो हाईवेज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन इंडिया में। वर्ल्ड में तो हमने कर लिया है, लेकिन इंडिया में हाईवेज़ का क्या रोल है। सेम इंडिया में भी हाईवे वही रोल प्ले करते हैं जो वर्ल्ड में करते हैं, ट्रेडिंग के लिए, कमर्स के लिए, एंड शिफ्टिंग ऑफ द पीपल आल्सो, कैरिज वे, ट्रैफिक फ्लो को कंट्रोल करना, ठीक है, फुली सीमेंटेड, कंक्रीटेड, वो सारी चीज़ें आपको दिमाग में रख लेनी है। इंडिया में बेसिकली तो बहुत से हाईवे हैं, लेकिन आपको सारे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया में आप सिर्फ नेशनल हाईवे नंबर 7 याद रखना। नेशनल हाईवे नंबर 7 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इंडिया का लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट हाईवे है। और यदि हम बात करते हैं ये वाराणसी टू कन्याकुमारी है, तो यदि मैं इंडिया का आपको यहाँ पे बताऊँ इस हिसाब से, तो वाराणसी इज़ हेयर एंड कन्याकुमारी इज़ हेयर, तो इनको ये आपस में ज्वाइन करता है। तो इस हाईवे का नाम जो है वो है नेशनल हाईवे नंबर 7। इसके साथ ही नेशनल हाईवे नंबर 1 एंड 2 भी आपको दिमाग में रखने हैं। यदि मैं उसका बात करूँ तो नेशनल हाईवे नंबर 2 यहाँ पे आप देख सकते हो, नेशनल हाईवे नंबर 2 सबसे पहले ये ज्वाइन करता है श्रीनगर टू दिल्ली, मतलब अमृतसर टू दिल्ली। यहाँ पे अमृतसर है इस एरिया में, यहाँ से दिल्ली, ये नेशनल हाईवे नंबर 1 है। एंड इसके बाद दिल्ली टू कोलकाता, ये यहाँ पे कोलकाता है, ये नेशनल हाईवे नंबर 2 है। एंड यहीं से वाराणसी टू कन्याकुमारी, जो मैंने नेशनल हाईवे नंबर आपको 7 बताया है। सिर्फ यही हाईवेज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके सिलेबस पर्पज़ के लिए, इनको दिमाग में रख लेना। और ये जो अमृतसर से पहले ये हाईवे पेशावर तक था, जिनको शेरशाह सूरी मार्ग बोलते थे, लेकिन पार्टीशन के बाद बाकी रोड का जो पार्ट है वो पाकिस्तान में चला गया। अभी अमृतसर से शुरू होता है, जो फर्दर कनेक्ट है श्रीनगर से, श्रीनगर बाया अमृतसर, देन बाया जम्मू पठानकोट, अमृतसर, एंड देन उसके बाद दिल्ली, दिल्ली विद
आगे वाले पार्ट में आ जाता है कोलकाता, ठीक है। तो नेशनल हाईवे नंबर 1, 2 एंड इनको बोलते हैं नेशनल हाईवे नंबर 7, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल वी हैव ऑलरेडी डन, ये कर चुके हैं, ठीक है। और एक लास्ट वन इज़ बॉर्डर रोड। अरे भाई बॉर्डर रोड काफ़ी रोल प्ले करते हैं बेसिकली रोड्स की कैटेगरी में और हाईवेज़ की कैटेगरी में और लैंड ट्रांसपोर्ट की कैटेगरी में। रोड्स, हाईवे और बॉर्डर रोड काफ़ी रोल प्ले करते हैं। बेसिकली बॉर्डर रोड जैसे नाम ही इंडिकेट कर रहा है, बॉर्डर रोड वो रोड्स होते हैं विच आर कनेक्टिंग द वी कैन से कंट्री विद द इंटरनेशनल नेबरिंग कंट्रीज़, ठीक है, उनके साथ ज्वाइन करते हैं। दैन ये इंटरनेशनल बॉर्डर के लॉन्ग साइड ही बिल्ड किए जाते हैं एंड ज़्यादातर डिफेंस पर्पज़ के लिए होंगे, कनेक्ट रिमोट एक्सेसिबल एरियाज और ट्रांसपोर्ट गुड्स। सिंपल मैं एग्जांपल दूँ, हेयर इज़ दिस वन इज़ इंडिया, सॉरी हाँ वेट करो, दिस वन इज़ इंडिया एंड हेयर इज़ पाकिस्तान, ओके। इंडिया और पाकिस्तान को ज्वाइन करने वाला रोड है वाघा अटारी बॉर्डर, वो भी एक इंटरनेशनल रोड है, ठीक है, उसको दिमाग में रखना। अनदर वन है यहाँ से राजस्थान के अलॉन्ग द बॉर्डर, राजस्थान में या गुजरात में या पंजाब में, यहाँ पे इस एरिया में, और अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, तो विद चाइना, अलॉन्ग द बॉर्डर विद चाइना जो रोड्स बने हुए हैं वो सारे जो रोड्स हैं वो बॉर्डर रोड्स के अंदर आते हैं। तो बॉर्डर रोड का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक अथॉरिटी ऐसी है जो बॉर्डर रोड बनाएगी, नो, बॉर्डर रोड आर द रोड्स विच आर कनेक्टिंग द टू कंट्रीज़, ओके, उनको भी हम बॉर्डर रोड बोल देते हैं। वो इंटरनेशनल रोड्स हैं लेकिन बॉर्डर रोड विद इन द स्टेट भी होते हैं, उन चीज़ को भी दिमाग में रख लेना। एंड अनदर वन, जो बॉर्डर रोड को मैनेज कंस्ट्रक्ट रिपेयर करती है उसका नाम है ब्रो, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया में काम करती है। इसका मेन काम क्या होता है, एक तो बॉर्डर रोड को कंस्ट्रक्ट करना, बॉर्डर रोड्स को, ठीक है, एंड रिपेयर करना, मेंटेन करना। दूसरा, हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जितने भी रोड्स हैं वो सारे एरिया, जैसे हिमालय के अंदर जितने भी रोड हैं, हिमाचल के अंदर भी बहुत हाइट के ऊपर रोड्स जो हैं वो ब्रो के द्वारा ही कंस्ट्रक्ट, रिपेयर, मेंटेन किया जाता है, ओके। जैसे और भी काम किए जाते हैं, सिर्फ कंस्ट्रक्ट करना ही नहीं होता। हाई एल्टीट्यूड के ऊपर स्नो ज़्यादा होती है तो स्नो एरियाज़ को क्लियर करना, रोड को क्लियरिंग करना, वो भी ब्रो का काम ही होता है। तो दिस इज़ द रोल ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। हुआ आपको यहाँ तक पूरा लैंड ट्रांसपोर्ट, मोड, सिग्निफिकेंस, हर चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम यहीं से अपनी वीडियो को कंटिन्यू करने वाले हैं। वीडियो ख़त्म करने से मैं आपको बोल दूं कि इस चैनल को ज्योग्राफी के साथ रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं, वो चाहे 10th क्लास हो, 10th ऑनवर्ड्स हो, 11th 12th ग्रेजुएशन और मे बी मास्टर्स इन ज्योग्राफी हो, और बेसिकली जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं या उनकी प्रिपरेशन के लेवल का जो क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, उन सभी का जो डिस्कशन है इस चैनल के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। यदि आपको इस चैनल के द्वारा पढ़ाए जाने वाली टेक्निक, मेथोडोलॉजी आपको लग रहा है कि एक लेवल की है और हमें अच्छा सीखने को मिल रहा है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने दोस्तों के साथ और बच्चों के साथ और स्कूल के बच्चों के साथ इसको शेयर करें ताकि वो भी इन वीडियोस का बेनिफिट ले सकें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।